जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है। इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं, पांच नहीं दोस्तों, 10 सेविंग बैंक अकाउंट रखते हैं। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक के अंदर, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पेमेंट बैंक्स के अंदर। लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि सभी के सभी जब आप खाता खुलवाते हैं दोस्तों, तो आपका पैन कार्ड लिया जाता है। और ये जो पैन कार्ड होता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हथियार होता है। तो चाहे आप एक अकाउंट खुलवाएं या 10 अकाउंट खुलवाएं, आपका सभी में एक ही पैन कार्ड लगा हुआ है, तो ये माना जाता है कि आपका सिर्फ एक ही अकाउंट है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक क्लिक के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर आप भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर कब और कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, कब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। इसके साथ में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपको नोटिस भी जारी कर सकता है। आपको कब इन ट्रांजैक्शंस की डिटेल के बारे में, एक्सप्लेनेशन, सोर्स के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ाएं। देर ना करते हुए सेविंग बैंक अकाउंट के लेन देन पर कब और कितना टैक्स लगता है, लेटेस्ट रूल जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेने वाले हैं इनकम टैक्स के रूल। अगर आप भी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक के अंदर हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के अंदर हो, चाहे वो पेमेंट्स बैंक के अंदर हो, जैसे आजकल जियो पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक इस तरह से आ रहे हैं, इन सभी के ऊपर इनकम टैक्स के रूल आपको जान लेना बहुत जरूरी है। हालांकि जीएसटी के भी रूल्स होते हैं, उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज इनकम टैक्स के रूल को जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी टैक्स होता है, जो भी आईटीआर वगैरह होती है, वो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज दिखानी होती है। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के बारे में हम टैक्स के रूल को जानेंगे। सबसे पहले, एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों? सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम एक ही हेड में आती है। हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान से किराया आ रहा है। कैपिटल गेन दोस्तों, अगर आपने शेयर्स में काम किया, म्यूचुअल फंड में काम किया, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी बेची, यहां आ जाएगी। पीजीबीपी, कोई भी आप सेल करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, कोई माल बेचते हैं, वो यहां आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, सेविंग अकाउंट, किसी भी तरह की कोई पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग इनकम इसके अंदर आ जाने वाली है। अब दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट मैंने आपको बताया 1, 2, 5 नहीं 10 सेविंग अकाउंट लोग रखते हैं। सारे के सारे सेविंग बैंक अकाउंट दोस्तों एक ही माने जाएंगे, क्योंकि सभी में आप ही का पैन कार्ड लगा हुआ है। इस चीज का ध्यान दें। इनकम टैक्स के बहुत खतरनाक फॉर्म है दोस्तों, AIS, TIS और 26AS। यहां पर चाहे आपको सेविंग बैंक अकाउंट से 2 रुपए का भी ब्याज मिलता है तो वो शो हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि आपके इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। अगर पैन नंबर नहीं दिया हुआ तो आधार नंबर तो दिया ही होगा, और आधार कार्ड पैन कार्ड से ऑलरेडी लिंक है। गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस का बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सारे के सारे आपको सबका मालिक एक होता है, तो सबका पैन कार्ड भी एक ही है। अब हम दोस्तों ये डिसाइड करने से पहले कि सेविंग बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस पे कितना टैक्स लगता है, ये डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट एक व्यक्ति खुला सकता है, मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट करा सकता है, मैक्सिमम कितना कैश निकाल सकता है, और ऑनलाइन कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। दोस्तों, आजकल तो ऑनलाइन यूपीआई जमाना डिजिटल हो चुका है। 10 रुपए की पेमेंट करनी होती है तो भी आप बारकोड पूछते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैक्सिमम इसमें बैलेंस की लिमिट क्या है, मैक्सिमम अकाउंट्स की लिमिट क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आरबीआई, एसबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी कुछ नहीं कहते हैं कि आपको कितने बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं। मान लीजिए दोस्तों 20 तरह के बैंक इस इंडिया के अंदर हैं, तो आप 20 अकाउंट अपने खुला सकते हो, लेकिन सभी को मेंटेन करना, मिनिमम बैलेंस, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, ये सब आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हो तो क्या होगा, क्या आपको नोटिस आएगा? नोटिस आता है तो कैसे उसका जवाब देना होता है। तो आपको दोस्तों कितने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मैंने आपको बताया, ये कहीं पर भी डिसाइड नहीं है, लेकिन यूजुअली 2 सेविंग अकाउंट आपके इनफ होते हैं। एक गवर्नमेंट बैंक में खुलवा लो, एक प्राइवेट बैंक में खुलवा लो, एक ऑनलाइन रख लो, एक ऑफलाइन लिख लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी बैंक की आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी।
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, झंझट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और आईटीआर की डिटेल तो सारी की सारी आईटीआर के अंदर हर एक बैंक की जाती है। सेविंग बैंक का ब्याज दोस्तों हर अकाउंट का आ जाएगा। एक व्यक्ति था, उसके 12 तरह के सेविंग बैंक अकाउंट थे दोस्तों, चाहे वो लेन देन कितना भी कर रहा हो, लेकिन इनकम टैक्स को ये तो पता चल गया कि इस 12 बैंक अकाउंट से इस व्यक्ति को ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो इन 12 की 12 अकाउंट्स को वो मंगा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। फिर आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा निकली तो हम क्या करेंगे। अब दोस्तों आजकल बहुत कम जो चीज हो चुकी है वो है कैश डिपॉजिट, क्योंकि कैश का लेन देन पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आजकल भी बहुत तरह के लोग हैं दोस्तों। इनकम टैक्स का सेक्शन 285BA कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, जो कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट है और एक ही बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पैन कार्ड में है, तो दोस्तों क्या होगा, ये जो सूचना है वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। अब इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी आईटीआर भरी है, ये व्यक्ति 15 लाख रुपए का कैश तो जमा करा रहा है और इस व्यक्ति ने 18 लाख रुपए की तो सेल दिखा रखी है, तो हो सकता है इसकी सेल हो, तो वो बच सकता है। दोस्तों 194N सेक्शन एक और खतरनाक सेक्शन आया था। 20 लाख से ज्यादा की अगर आप कैश की निकासी कर लेते हैं, हालांकि 10 लाख से ज्यादा की अगर आप कैश निकालते हैं तो वो सूचना इनकम टैक्स को ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा निकालेंगे और पिछले 3 साल की आईटीआर आपने नहीं भरी है तो 2% का टीडीएस आपका कटेगा 20 लाख से 1 करोड़ के बीच वाले अमाउंट पर, और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकाल लेते हो तो 5% का टीडीएस कटेगा। दोस्तों ये टीडीएस सिर्फ और सिर्फ कैश पर कटेगा, ऑनलाइन यूपीआई पर नहीं कटेगा। और लास्ट 3 साल की आईटीआर आपने भर रखी है तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 करोड़ के बाद में आपका 2% टीडीएस कटेगा, यह भी सिर्फ कैश अगर आप निकालेंगे तभी कटने वाला है। अब दोस्तों आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब इनकम टैक्स रिटर्न ये चेक की जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इस बैंक की तो ये जिम्मेदारी है कि आप कोई भी लेन देन करो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा। इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि आपने अपनी आईटीआर भरी है, प्रॉपर से उसको जस्टिफाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर नहीं भरी, कैश डिपॉजिट करवा दिया 10 लाख से ऊपर, सेक्शन 148 का नोटिस आएगा ही आएगा दोस्तों। आपको लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर उस कैश का सोर्स जस्टिफिकेशन आप नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा था, हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको सिर्फ कानून का पता होना जरूरी है। कैश की तो हमने बात कर ली, अब ऑनलाइन दोस्तों नो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शंस, इस चीज का ध्यान दें। जब भी आपको टैक्स देना है वो किस पे देना है, वो आपको अपनी इनकम पे देना है, आपको अपनी कमाई पे देना है। अब दोस्तों मैंने 1 लाख रुपए आपसे उधारे लिए और 1 लाख रुपए आपको अगले दिन वापस दे दिए, तो ये मेरी ट्रांजैक्शंस तो हो गई लेकिन मेरी इनकम नहीं हुई। और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट पर देना होता है। यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे के सारे लेन देन की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाती है। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, आप चाहे 1 करोड़ रुपए का ऑनलाइन लेन देन कर लें, इनकम टैक्स को नहीं पता लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनाप शनाप लेन देन करते रहेंगे। जीएसटी के अंदर दोस्तों 20 लाख से ज्यादा की सर्विस देते हैं या सेल करते हैं तो 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा 13,000 कर्नाटका के अंदर सब्जी और दुकानदार वालों को ये जीएसटी वालों के नोटिस आए थे कि आप 40 लाख से ज्यादा का ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। दोस्तों इनकम टैक्स वालों को सिर्फ फोन पे, गूगल पे वालों को एक क्लिक पर ही सूचना मांगनी है कि आपके पास हर एक व्यक्ति का 40 लाख से ज्यादा का जो क्रेडिट हुआ है उसकी सूचना हमें दे दो। और वो सूचना अगर उन्होंने दे दी तो आपके साथ में क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी लेन देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की तारीख में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं जाती है। मैक्सिमम बैलेंस हमने दोस्तों डिस्कस किया। जो भी आप कमाई करते हैं, मान लीजिए इस साल लास्ट ईयर दोस्तों आपने 7 लाख रुपए कमाई करी, इस साल 12 लाख रुपए कमाई करी तो टैक्स तो नहीं लगा। 19 लाख रुपए आपके एक नंबर के हो गए तो आप इसको अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं, कैश में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहने का मतलब जितना भी कैश या जितना भी आप अपने अकाउंट में पैसा रखें उसका सोर्स, उसका जस्टिफिकेशन वो आपको जरूर रखना है। तो दोस्तों आपके खाते के अंदर जो भी पैसा आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी आपकी इनकम आ रही है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आप सेल करते हैं, मैंने सेल की तो परचेज भी की होगी, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए का माल बेचा और दोस्तों मैंने 9 लाख का खरीदा भी तो था, मेरी तो 1 लाख ही तो इनकम हुई, लेकिन आप उसको बताना तो पड़ेगा, मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो सारी की सारी सेल हो सकती है, सर्विस है। अब मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति की आईटीआर भरी और उसकी 5,000 रुपए फीस ले ली, तो इसके लिए मेरा बिजली, पानी, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी ये भी तो खर्चा लगा, तो वो भी घट जाएगा। आपने किसी से लोन लिया दोस्तों, किसी को पहले लोन दे रखा था वो वापस आ गया आपका, आपके फादर मदर दोस्त ने गिफ्ट दिया, आपने किसी से रिम्बर्समेंट कराया। दोस्तों आप कहीं पे गए हुए थे, आप मान लीजिए सालासर गए थे दर्शन करने, उसने बोला भैया 1100 रुपए का मेरा प्रसाद तू चढ़ा देना, अब उस व्यक्ति ने आपको 1100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, ये आपकी इनकम थोड़ी ना है। तो ये नेचर ऑफ इनकम बहुत मेंटेन और बहुत ही एक इतना क्रूशियल टॉपिक है दोस्तों, जिसको अगर आपने ढंग से मेंटेन कर लिया तो आपको इनकम टैक्स वाले कुछ भी
भी नहीं कहने वाले हैं। ITR दोस्तों, ITR भरनी जरूरी है। अगर आपकी इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, मैंने 5 तरह की इनकम आपको शुरू में बताई थी। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो 2.5 लाख है। न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की इनकम होने पर आपको कोई भी ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर टैक्स तो 12 लाख माफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। जो टैक्स है वो आपको आपकी इनकम पर देना है और आपकी नेचर ऑफ इनकम पर देना है। नॉर्मल इनकम है, मान लो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शेयर मार्केट की इनकम नहीं है या कोई लॉटरी क्रिप्टो की इनकम नहीं है, और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो 5 लाख तक माफ है। न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो 12 लाख रुपए माफ है। तो दोस्तों इस बार 99% लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पहला 1.25 लाख माफ है, उसके बाद में 4 लाख रुपए ओवरऑल इनकम माफ है, फिर 12.5% का टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म पर 20% का टैक्स 4 लाख की इनकम के बाद देना है। सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, सारी इनकम को मिला करके। गेमिंग, लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी पर कोई छूट आपको नहीं है, डायरेक्ट ही 30% का टैक्स आपको देना होता है। तो दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको टैक्स नहीं देना होता है, उसकी कमाई अगर वो करी उस पर टैक्स देना होता है। अब सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और ये हमेशा ही ऑनलाइन आपके शो हो जाता है। तो 10,000 रुपए तक का ब्याज तो ओल्ड टैक्स रिजीम में माफ है, लेकिन अगर आप न्यू के अंदर जाएंगे तो 10,000 रुपए भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपकी ओवरऑल सैलरी वगैरह की इनकम 11,50,000 है और 10,000 रुपए का सेविंग का ब्याज आ गया तो 11,60,000 हो गए। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मल इनकम अगर आपकी 12 लाख तक आ जाती है तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट रूप से हर साल की आपको भरनी है। सारी की सारी इनकम डिक्लेयर करनी है। अगर आपकी सैलरी है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है और आपका जो भी टैक्स बनता है दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से दे देंगे, इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों मैं जाते जाते आपको सजेशन देना चाहूंगा, AIS, TIS और 26AS होते हैं इनकम टैक्स के, ये फॉर्म होते हैं, आपको ऑनलाइन शो कर जाएंगे। इनको आप साल खत्म होने के बाद कम से कम एक बार जरूर देखें। AS, TS, 26AS हर साल के अलग अलग होते हैं। ये कैसे चेक करने हैं हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, बिना मतलब का लेन देन ना करें। दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल, आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए। कोई भी लेन देन करने से पहले आप उनसे बात करें, उनसे पूछें। ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। अब जाते जाते दोस्तों एक सवाल, एक व्यक्ति था जिसने UPI से 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट ले लिया, तो क्या यह सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाने वाली है? क्या यह रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इस वीडियो को उन सभी व्यक्तियों में शेयर करें जो सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, चलाते हैं और अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।